मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच एकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने की जो कोशिश करेंगे वो रहेगा मैसूर को हम लोग पढ़ेंगे और एंग्लो मैसूर युद्ध या फिर एंग्लो मैसूर बैटल जो हुआ उसको हम लोग इसमें वीडियो को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग इस वीडियो में इस बातों को भी देखने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारे युद्ध की, इन सारे बैटल्स की जो वजह है, ऐसा क्यों हुआ, उन सारी चीजों को हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इन सारी चीजों को हम लोग समझ लेंगे तो हमें जितनी भी बैटल्स हुई, एंग्लो मैसूर वॉर जितनी भी हुई, उन सबको हमें समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सो गाइज, अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके बैकग्राउंड्स को। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये हमारा भारत का क्या है, मैप है। तो इस जगह है मैसूर। आज के टाइम कहां पर है, कर्नाटक में है। प्रेजेंट डे अगर मैं मैसूर की अगर मैं बात करूं प्रेजेंट डे में, ये क्या है, ये है कर्नाटक, ये है केरल और ये क्या है, तमिलनाडु। तो इन सबको मिला हुआ उस टाइम पर मैसूर क्या था, डायनेस्टी फैला हुआ था। तो जब इस टाइम पर था तो याद रखना आपको कि इस साइड जो है निजाम था। क्या था यहां पर, अगर मैसूर को देखूं तो इस साइड यहां पर कौन थे, निजाम थे। चल जा भाई मारकर, नाराज मत हो यार, लगता है ये सब के सब क्या गया हुआ है ये निजाम था। और जो इस साइड जो था यहां पर जो था कौन था, मराठा। तो इसकी जो संघर्ष है मैसूर की, जो मराठा और निजाम से भी चलता है और साथ में तीसरा जो रहता है, कौन रहता है, वो अंग्रेजों के साथ इसकी युद्ध जो होता ही है। तो हम लोग जरा अब हम लोग आगे समझते हैं। तो बैकग्राउंड में सबसे हम पहले ये समझेंगे, देखिए एक तालीकोटा ऐतिहासिक युद्ध हुआ था जो कि विजयनगर जो साम्राज्य था उसका क्या हो गया, पतन काल हो गया। क्योंकि ये जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही विजयनगर साम्राज्य का स्थापना होता है। तो लेकिन एक वक्त ऐसा आता है लगभग 16 से 12 में, लगभग जो तालीकोटा युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य है पूरी तरीका से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब उसका पतन का काल शुरू होता है तो उसी के जगह पर क्या होता है, सेम प्लेस सेम रीजन में मैसूर नामक एक राज्य का स्थापना होता है। जो मैसूर नामक जो राज्य का स्थापना होता है लगभग 1612 में जो वाडियार राजवंश था, वाडियार किंगडम जो लोग थे वहां के, इसने बनाया। यहां इस टाइम पर ज्यादा जो मैसूर का जो है ज्यादातर विस्तार, एक्सटेंशन या फिर उसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई। तो इसी में क्या हो गया कि इसी का एक राजा था, वाडियार राजवंश का एक अंतिम जो रूलर था, लास्ट रूलर था, जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज सेकंड। तो इसका जो टाइम है 1734 से लेकर के 1766 तक इसका टाइमलाइन रहता है। तो इन्हीं के टाइम पर क्या हो गया कि दो भाई थे और दोनों के दोनों जो वाडियार राजवंश में क्या था, मंत्री था। और ये वास्तविक सत्ता या फिर रियल पावर जो है इन्हीं दोनों भाई के ही किसमें था, हाथों में था। वो दो भाई था जो मंत्री था दोनों, एक था देवराज, दूसरा था नंजराज। देवराज और नंजराज दो भाई थे जो कि वाडियार राजवंश का वास्तविक सत्ता इसको माना जाता है। और ये क्या हो गया कि एक टाइम था 1749 में जो नंजराज था दोनों भाइयों में से, ये जो नंजराज ने क्या किया, हैदर अली को एज अ सैनिक जो वाडियार राजवंश में एक सेना में उसको एज अ किसके, मिलिट्री आर्मी में, सेना में उसे भर्ती कर लिया एज अ घुड़सवार के तौर पर, हॉर्समैन के तौर पर उसको जगह दे दी गई। और वक्त गुजरा, वक्त गुजरते गुजरते पहुंच जाता है 1755 में। क्योंकि जो हैदर अली था ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल था, बुद्धिजीवी था, उसको सोच समझने की ताकत बहुत अच्छी थी। हालांकि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसको हम लोग अशिक्षित मानते, अनएजुकेटेड बोलते हैं। लेकिन हैदर अली की सोचने की, टैक्टिक्स की, युद्ध में कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस, इसको बहुत बेहतर ढंग से आता था। तो ये नंजराज ने खुशी के मारे क्या कर दिया कि अरे भैया ये काम करो, ये बंदा बड़ा तेज है, ये काम करो। एक जगह थी डिंडीगुल की जो फौजदारी है किसको, हैदर अली को सौंप दी गई। तो एक छोटा सा जगह था उसको बना दिया गया।
तो और आगे आगे चलते चलते जब वक्त गुजरता गया तो श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर की राजधानी थी, तो उसमें राजनीतिक अस्थिरता या फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने लगी, क्योंकि राजा जो थे यहां का वो था चिक्का कृष्णराज सेकंड था, लेकिन चला ये दोनों भाई रहे थे। तो इन दोनों भाई थोड़ा सा हो गए थे बूढ़े, थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि राज्य का कैसे बढ़ाएं। उधर से जो मराठा था, मराठा क्या किया कि मैसूर पर या फिर किस पर, श्रीरंगपट्टनम पे क्या अटैक करने, आक्रमण करने वाले थे। जब इस तरह की जब स्थितियां पैदा हो गई तो ये क्या किया कि ये भाई साहब थे कौन, हैदर अली के बाद पहुंच गया कि नहीं अब तो कौन, मराठा अब अटैक करने वाला है। जब मराठा अटैक करने वाला था तो ये बात पहुंच गई हैदर अली को। हैदर अली ने क्या किया, 1758 में देवराज प्लस नंजराज को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया कि भैया चाचा अब ये काम करो, आप दोनों आराम करो, अब सत्ता संभालने की बारी हमारी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम पर मराठा आक्रमण कर देगा। तो इन लोग जल्दी मान रहे थे, अरे कैसे हो जाएगा, हम तुम्हें ही तो सैनिक बनाए थे, हम तुम्हें फौजदार भी दे दिए और तुम उल्टा हमें ही संन्यास लेने के लिए मजबूर कर रहे हो। बोला कि नहीं चाचा लेना तो पड़ेगा। और इसको स्थिरता, हम मतलब इन लोगों को संन्यास कराते कराते लगभग कितना 3 साल गुजर गए। बात आई 1761 में। 1761 में क्या कर दिया कि हैदर अली ने वास्तविक जो शासक या फिर डी फैक्टो रूलर बन गया, मतलब पूरी तरीका से जो मैसूर की जो सत्ता, जो रियल पावर्स जो है हैदर अली के हाथ में आ गया। इन लोगों को संन्यास दिला दिया दोनों भाई को। अब क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग हैदर अली के बारे में जान लेते हैं। इसका जन्म 1721 में होता है और इसकी मृत्यु 1782 में होती है, जो कि सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध में ये मारे जाते हैं। और ये मिलिट्री में एज अ घुड़सवार हॉर्समैन की तरह इसने क्या था, भर्ती हुई थी या फिर नियुक्त या फिर अपॉइंटेड हुए थे। अब आ जाती बात 1761 और 1763 में क्या होता है, मराठा जो है, मराठा प्लस निजाम, ये दोनों क्या कर देते हैं, इस पर अटैक कर देते हैं। किस पर अटैक करते हैं, ये अटैक कर देते हैं भैया किस पे, मैसूर पर। मैसूर पर जैसे ही ये अटैक कर देते हैं तो 1764, 66 और 71 में माधव राव जो किसके रहते हैं, ये पेशवा रहते हैं। कहां का पेशवा रहता है भैया, ये रहता है मराठा का। ये जब अटैक कर देता, आक्रमण कर देता है किस पे, हैदर अली पर। और यहां पर हैदर अली जो है हार जाते हैं और माधवराव जीत जाते हैं। याद रखिए डेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1764, 1766, 1771 में जब माधवराव क्या करते हैं, इस पर अटैक कर देता है और यहां पर हैदर अली की हार हो जाती है। और हार जो होती है तो इससे ये ज्यादा घबराते नहीं, क्योंकि ये अकेले रहते हैं। अब आगे बात आ जाती है, हैदर अली के किस्मत उस वक्त खुलता है जब माधव राव की मृत्यु हो जाती है। 1772 में जैसे माधव राव की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली क्या हो जाता है, शेर हो जाता है। चलो भैया अब तो मौका मिलेगा हमें मराठों का हराने का। तो यहां पर याद रखिए अभी फिलहाल हम निजाम प्लस मराठा बोलते जा रहे हैं, अंग्रेजों की कोई अभी तक एंट्री नहीं हुई है। हैदर अली ने क्या किया, 1774 और 76 के बीच में वो सारी जगह को वो जीत लिया जिसमें माधव राव ने कैप्चर किया था, जो माधव राव ने अपनी जो है कब्जा कर लिया था, उन सारी जगह को इसने जीत लिया। और ये अपने आप में हैदर अली की जो हिम्मत थी और बढ़ गई। अब बात आ जाती है 1766 की। 1766 में क्या होता है, एक संधि कर लेता है। इस तरफ ये जो निजाम बड़ा था, क्या ये बहुत क्या बोलते हैं, दल बदलू जिसे बोलते हैं आज के टाइम पे, है ना, जो कि पॉलिटिकल पार्टी आज के टाइम में कैसे होते हैं, दल बदलू। ये दल बदलू बहुत ज्यादा था। तो इन सारी स्थितियों को ये देख रहा था। इसे लगा कि निजाम का, अरे बाबा ये तो जो हैदर अली मारता बड़े तेज है, एक काम करो हम ना अंग्रेजों से मदद मांगते हैं, अंग्रेज हमारी हिफाजत करेगा। ये गया भागते, इन सारी स्थितियों को देखते हुए निजाम ने क्या किया, भागते हुए अंग्रेजों के पास गया कि अरे भैया ये काम करो, हैदर अली ने बहुत जोर जोर से मारता है, ये काम आप हमें ना हिफाजत कर लो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जिस टाइम पर ये सारी बातें हो रही थी उस टाइम पर बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर का युद्ध हो चुका था। आ रही है बात समझ में, जब ये सारे जो युद्ध हो चुका था, हालांकि 64 में ही हुआ था, तो इन सब से वो बड़े ताकतवर थे अंग्रेज के, अरे अरे हमसे आगे तो कोई है ही नहीं भैया, तुम मेरे पास आए हो तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो 1766 में एक ट्रीटी होती है अंग्रेज और निजाम के बीच में। निजाम के बीच में यह होता है कि निजाम कहता है कि तुम मुझे किसका, हैदर अली से बचा लो भैया, हम तुम्हें जो कुछ हिस्सा है, जो नॉर्थ साइड वाला जो हिस्सा था निजाम को, वो अंग्रेजों को दे दिया। तो बात तो यहां आ गई, ये ट्रीटी इनसे बीच में आ गई। अब जरा पूरा समझ गया तो आप समझो कि बात क्या होती है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो 1700
67 से लेकर के 1769 तक ये जंग चलता है। ये जंग चलने के दौरान अब होता क्या है, देखिए ये जो वॉर है, ये जो बैटल है, एक सीरीज थी लगभग कितने 4 मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन या फिर 4 सैन्य टकराव का था। वो कौन कौन सा जरा समझिए। भारत में एक तरफ था ब्रिटिश, दूसरा मैसूर के बीच में ये लड़ाई होती है। तो बात शुरुआत होती है 1766 से। 1766 में एक तरफ जहां पर हैदर अली जो है मराठाओं से लड़ रहा था, यहां पर देख लीजिए जैसे मैंने बता दिया, और दूसरा 66 में क्या होता है, अंग्रेजी और कौन निजाम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ट्रीटी हो जाती है, एक दूसरे को संधि हो जाती है। तो यहां पर हैदर अली जो है, एक तरफ हैदर अली हो जाता है, मराठा निजाम और अंग्रेज एक हिसाब से हो जाता है, क्योंकि हैदर की अली मराठा से तो होते रहता है और निजाम दोनों ने एक दूसरे से यहां पर क्या संधि कर ली, दोनों एक साथ हो गए। तो अभी फिलहाल लड़ाई हुई नहीं है, इस तरह से हो गए। तो जब इस तरह की बात हुई तो अंग्रेज थे बड़े चालाक, अंग्रेज ने उंगली करना शुरू कर दिया निजाम को कि एक काम करो, ये जो हैदर अली जो है ना आगे बढ़ रहा है ना, ये मराठों से तो लड़ ही रहा है, तुम इधर से आक्रमण कर दो, क्योंकि यहां संधि कर लिया था कि हम तुम्हें तो बचा ही लेंगे। तो जब ये बात पता चला, और ये ससुरा निजाम तैयार भी हो गए थे, तो ये बात जब पता चली किसको, ये बात पता चली हैदर अली को, जो कि मराठों के साथ लड़ रहा था। तो हैदर अली ने क्या किया, अपना कूटनीति का इस्तेमाल किया। वो कहा किसको, मराठों को, कि भैया, मराठों से कहा कि भैया ये काम करो, ये जो ससुरा जो है ना अंग्रेज, ये हमें मारने की कोशिश कर रहा है। ये जैसे कि इन लोगों ने पहले ही देख लिया था हैदर अली की बैटल का, पलासी का युद्ध और बैटल ऑफ बक्सर कैसे होता, वो बेहतर ढंग से इस बात को जानता था। तो उसने क्या किया, मराठाओं से जाकर के और निजाम से जाकर के संधि कर ली कि भैया हम तो क्या है, हम भाई भाई हैं, आपस में हम नहीं लड़ेंगे, फिलहाल हम अंग्रेज ससुरा को हम भगाएंगे। और मराठा और निजाम दोनों समझ गए। तो ये क्या कि आपस में संधि कर लिया कि भैया हम तुमसे फिलहाल जंग नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो इसने क्या किया, हैदर अली की ताकत साहस और बढ़ गई। इसने क्या किया, हैदर अली ने आक्रमण कर दिया कर्नाटक में। कर्नाटक में इसलिए हमला किया क्योंकि ये अंग्रेजों को दोस्तों का ठिकाना था। तो एक हिसाब से जैसे ही इसने कर्नाटक पर क्या किया, आक्रमण कर दिया, अंग्रेज थे बेखबर और यहां पर हैदर अली क्या हो गए, जीत गए। जैसे ही कर्नाटक पर हमला किया तो वैसे ही अंग्रेजों को क्या कर लगा, खून खोल गया कि अरे भैया इसने तो हम पे अटैक कर दिया। तो बात आती है 1767 की। तो 1767 में क्या हो गया कि अंग्रेज ने क्या किया, एक तरफ था हैदर अली, दूसरी तरफ निजाम, क्योंकि इन दोनों की संधि यहां पर हो गई थी। तो यहां पर लड़ाई होती है। लड़ाई होने के क्रम क्या होता है, यहां पर ब्रिटिश जीत जाते हैं और यहां पर हैदर अली हार जाते हैं। इसको बात को आपको याद रखना है। जैसे ही यहां पर हार जाते हैं तो ये दल बदलू जो था निजाम, इसने क्या किया कि 1768 फरवरी में इसने क्या किया, फरवरी मंथ में 1768 में निजाम ने क्या किया, फिर अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। बोले कि अरे दादा हमसे गलती हो गई, हम तो हैदर अली के पास चले गए थे, हम तो आपके ही नौकर हैं, हम आपके ही गुलाम हैं। तो इस बात का तो शुभ चिंतक है। तो अंग्रेज ने कहा चलो भैया ठीक है, हम दो आपस में फिर से मिल जाते हैं, दल बदलू कर लिया। अब बेचारा हैदर अली फिर थोड़ा बहुत अकेला पड़ गया। तो क्या क्या, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को हारा नहीं। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है निजाम, हम तुम्हें तो सबक तो बाद में सिखाएंगे भैया, हम सबक बाद में सिखाएंगे, पहले अंग्रेजों से लड़ेंगे। फिर 1769 में हैदर अली ने क्या किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ती है और अंग्रेजों को इस हिसाब से मार भगाता कि भगाते भगाते वो मद्रास, जबकि यहां पर था, यहां तक पहुंचा देता है। तो अब यहां से हैदर अली की जीत हो जाती है। और हैदर अली की जैसे ही जीत होती है तो अंग्रेज लोग क्या हो जाते हैं, यहां पे शर्मनाक हो जाते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी जीत ले होते हैं। तो उन लोगों ने, अंग्रेजों ने अपनी इज्जत को बचाते हुए कहा कि कम कर दे भैया, हम जाकर के हैदर अली के पैर पकड़ लेते हैं, उनसे समझौता कर लेते हैं, तभी हमारी इज्जत बचेगी। वरना हमारे इंग्लैंड में जैसे इन लोगों ने अपना डंका पीटा था कि हम दो जगह जीत गए हैं। तो इस हिसाब से देखते हुए तो एक संधि होती है। फिर बाद में रिजल्ट ये होता है, यहां क्यों हैदर अली जीत जाता है। तो एक जो बैटल था, परिणाम समझते हैं अब इसका, क्या आखिर परिणाम क्या निकला। पहले पास युद्ध जो है लगभग 1.5 साल तक चली। मद्रास की संधि हो जाती है इस लड़ाई के बाद। लगभग ये 4 अप्रैल को होता है, कितना होता है, 4 अप्रैल को एक संधि होती है 1769 में। और इसमें यह बात कहा जाता है कि भैया
जो हमने एक दूसरे से जो जगह जीती हैं उसे हम एक दूसरे को लौटा देंगे, जो एक दूसरे के पास जो हमारे जो प्रिजनर्स जो कैदी है उसे भी हम वापस कर देंगे। और हैदर अली ने यह भी कहा कि भैया युद्ध में सहायता करेगा अंग्रेज, क्योंकि यहां पर कौन जीता? हैदर अली जीता। हैदर अली ने कहा कि भैया एक काम करते हैं, जब भी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी अब हमें क्या करोगे, हेल्प करोगे। तो इस बात की संधि है कि अंग्रेजों ने कहा ठीक है भैया, जब भी आपको हैदर अली को कहा कि भैया हैदर अली जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ये मद्रास की संधि पे ये बात हुई, लेकिन ये अंग्रेज इस बात को वादा पूरा नहीं करते हैं। तो सो कुल मिलाकर के बात ये हो गया कि प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर फाइनली कौन, हैदर अली जीत जाता है। इसमें मद्रास की ट्रीटी आता है। इससे सवाल क्या पूछेगा, पहली बात ये पूछे जाएगा कि ये लड़ाई कब हुई, आपको डेट लिख देना है। अरे बात समझ में, ये तो कॉन्सेप्ट के साथ था। और फिर पूछेगा कि इसमें मद्रास की संधि कब हुई, तो आपको रखना है 4 अप्रैल 1769 को हुई। किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुई, ये बात आपको याद रखना। अब हम लोग समझ लेते हैं द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर या फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर को हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1780 से लेकर के 1784 तक, ये 4 साल तक ये युद्ध चलता है। तो इसके क्रम में अगर हम देखें तो ये भी जो लड़ाई, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था। बात है 1771 में। 1771 में क्या हुआ, जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया कि मद्रास की जो संधि होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास में जो होता है वो 1769 पे होती है। और इसमें इस बात को भी मेंशन किया जाता है कि अंग्रेज जो है वो हैदर अली की जरूरत पड़ने पर जो युद्ध होगा किसी और राज्यों से तो उसकी मदद करेगी। और दूसरी बात यह है कि अंग्रेज और हैदर अली कभी आपस में लड़ेंगे नहीं, हमेशा वो एक दूसरे के लिए शांति बना के रखेंगे। तो लेकिन ये अंग्रेज थे ही ये जूतेखोर लोग, ये जो बात ही नहीं माना। उसने क्या किया कि जब 1771 में उसके संधि के जस्ट 2 साल के बाद, जब 1771 में क्या हुआ कि मराठा ने जब मैसूर पर आक्रमण किया तो उस टाइम पर अंग्रेजों ने क्या किया कि हैदर अली की कोई मदद नहीं की। संधि का उल्लंघन हुआ, वायलेशन ऑफ ट्रीटी। तो अंग्रेजों ने जो संधि करी थी 1769 में उसका उल्लंघन कर दिया। तो इसका गुस्सा जो है हैदर अली को ज्यादा आ गया, क्योंकि बात हुई थी। और आगे क्या हुआ कि इसने, हैदर अली ने इस बात को बेस बना करके उसने क्या किया, मराठा प्लस निजाम से, अच्छा सॉरी इसको पहले एक बार देख लेते हैं। मराठा और निजाम एक हिसाब से बंबई प्रेसिडेंसी के खिलाफ लड़ रहा था। तो एक हिसाब से ये हो गया कि हैदर अली को अंग्रेजों ने भी धोखा दिया, क्योंकि जो संधि का उल्लंघन कर दिया। दूसरी बात, मराठा और निजाम जो है बंबई प्रेसिडेंसी के खिलाफ लड़ रहा था, एक हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ ये भी हुए। इस बात का पता जब हैदर अली को चला कि जो इनके जो पड़ोसी राज्य थे मराठा और निजाम जो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे, हैदर अली ने क्या किया, मराठा और निजामों के साथ अपनी संधि कर ली कि भाई देख, ये जो अंग्रेज आया है ना इसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, तुम हमारे साथ मत दो लेकिन उसके साथ मत देना, तुम मेरे साथ ही रहो। अगर मेरे साथ अगर नहीं भी लड़ना है तो अंग्रेजों के साथ मत देना मेरे खिलाफ में। इस बात के पड़ोसी राज्यों को मान लिया, पड़ोसी थे, बात मान लिया। तो इसके बाद क्या हो गया कि इस बात को देखिए कि एक जगह थी माहे एक जगह थी। तो इसमें हैदर अली को फ्रांसीसियों द्वारा जितने भी हथियार होते थे, गन्स हो गए, बारूद हो गए, इन हथियार में लड़ने वाली जितनी भी चीजों की आपूर्ति जो की जाती थी फ्रांसीसियों द्वारा, माहे एक जगह थी उसके द्वारा किया जाता था। तो इसने क्या किया कि जो इंपोर्ट वेपन्स फ्रॉम द फ्रेंच थ्रू माहे के द्वारा होता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, माहे पर ही कब्जा कर लिया। इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया कि अच्छा हैदर और फ्रांस आपस में मिल गए हैं, बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। यह बात जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों की नींद उड़ गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस माहे पर क्या किया, कब्जा कर लिया। क्योंकि यह माहे जो जगह थी हैदर अली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये 1773 में कर लिया। हैदर अली को इस बात का पता जब चला कि अरे इसने माहे पर कब्जा कर लिया तो उसको और भी गुस्सा आया। तो इसने क्या किया, हैदर अली ने एक कर्नाटक जगह था 1780 में, लगभग 7 ईयर्स के बाद, 7 साल के बाद उसने जाकर के कर्नाटक में क्या कर दिया, अटैक कर दिया, उसमें कब्जा कर लिया। बाद में अरकाट जो कि ये अंग्रेजों का इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी, इस पे इसमें कब्जा कर लिया। तो इस पे जब इसने कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों को और भी गुस्सा आया। अंग्रेज ने क्या किया
कि किसके साथ, हैदर अली के साथ जंग करने के लिए फैसला कर लिया। तो बात आती है 1781 में, एक साल के बाद। एक तरफ हैदर अली और दूसरी तरफ था जनरल बेली अंग्रेजों का, इन दोनों की लड़ाई होती है। जबकि यहां पर निजाम के साथ, किसके साथ, निजाम और मराठों के साथ जैसे हैदर अली ने संधि कर लिया था, तो अंग्रेज यहां पर अकेला पड़ गए। इसीलिए यहां पर जब लड़ाई होती है 1781 में, तो यहां पर बेली हार जाते हैं और अंग्रेज हैदर क्या हो जाता है, यहां पर जीत जाता है। क्योंकि अभी फिलहाल जो निजाम और कौन था, हैदराबाद का निजाम और बाकी में मराठा, क्योंकि ये किसके, हैदर अली के साथ था। तो इस बात को आप याद रखें, जितने भी आप देखेंगे जिधर निजाम और हैदराबाद के लोग मराठा और निजाम जिधर रहेगा पलड़ा उधर ही भारी होगा। फिलहाल तो यहां पर आया हुआ है क्योंकि निजाम और मराठा किसके पास है, हैदर के साथ है, इसीलिए यहां पर अंग्रेज हार जाते हैं। यहां पर हैदर अली 1781 में जीत जाता है। अब बात आ जाती है वारेन हास्टिंग की। वारेन हास्टिंग जब आते हैं, तो वारेन हास्टिंग जब गवर्नर रहता है उस वक्त भारत का गवर्नर रहता है ये रहता है। इसने क्या किया कि इसने कूटनीति का इस्तेमाल किया, बोला कि अरे वाह, ये जो हैदर अली जो है ना, ये बहुत चालाक है, क्योंकि निजाम और किसको, मराठों को अपने साथ ले लिया है, इसीलिए हमारा बैंड बजा रहा है। वारेन हास्टिंग ने सोचा, वारेन हास्टिंग ने एक दिमाग लगाया कि निजाम और मराठों के अपने साथ मिला लिया। निजाम ने कहा कि हम तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे भाई, अगर हम जाएंगे तो हैदर हमारा फिर क्या करेगा, बैंड बजाएगा। बोले तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। निजामों को अंग्रेजों ने कहा, और कहा कि हम तुम्हें ऐसे नहीं, हम तुम्हें दान में गुंटूर भी दे देंगे। एक गुंटूर जगह थी अंग्रेजों के पास, उसने दे दिया, और कुछ जगह किसको, मराठों को दे दिया। तो अब मराठा ये दोनों जो दल बदलू है ना, दल बदल लिया। हैदर अली से आकर किसने, हैदर अली के खिलाफ हो गए, वारेन हास्टिंग मतलब अंग्रेजों के साथ हो गए। अब हैदर अली यहां पर अकेला बन गया। अकेला जब बच गया तो एक था जनरल आयरकुट। जनरल आयरकुट नया नया जनरल भारत में बना था। तो जनरल कुट ने क्या किया कि 1781 के नवंबर महीने में इसने, ये था एक पोर्ट नोवो और साथ में पोलिलूर और कुछ जगह, तो इसमें ये किसको, हैदर अली को हरा देते हैं, क्योंकि मराठा और निजाम अंग्रेजों के साथ हो गए। ये बात हो गई। लेकिन हैदर अली को यह बात हजम नहीं हुआ, उसने हार नहीं मानी। उसने 1882 की शुरुआत में क्या किया, आयरकुट को हरा देता है। आयरकुट को हरा देता है, हैदर यहां पर जीत जाता है 82 में। और सेनापति कमांडर था अंग्रेजों का जिसका नाम था ब्रेथवेट, वो उसको बंदी बना लेता है। कौन, हैदर अली। तो जब इस बात का अंग्रेजों को पता चलता है तो अंग्रेज और भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे आखिर हैदर अली के पास इतनी क्या मतलब दिमाग है, कैसे ये लड़ता है इस बात को। तो इस बात को तो 82 आ गया। तो लेकिन यहां पर अंग्रेजों को बहुत शिकस्त हार मिलती है। लेकिन कह सकते कि एक अनफॉर्चुनेटली 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मौत हो जाती है कैंसर बीमारी की वजह से। जब इस बात को अंग्रेजों को पता चलता है तो अंग्रेजों के लिए गुड न्यूज हो गया। लेकिन अंग्रेजों को यह नहीं पता था कि हैदर अली ने एक मैसूर का शेर को जन्म दे रखा है। तो जैसे अंग्रेजों को लगता है कि हम जीत गए, लेकिन टीपू सुल्तान उस वक्त बड़े हो चुके थे, क्योंकि इसकी जो जन्म है 1750 को हो गया था। अरे बात समझ में, लगभग किसके 32 साल के हो गए थे। तो इस जंग को यहां से कौन लेकर के आगे बढ़ता है, टीपू सुल्तान। अंग्रेजों को और भी टेंशन बढ़ गया। आखिरकार रिजल्ट क्या होता है कि फाइनली सेकेंड युद्ध में अगर मैं बात करूं तो संधि होती है मार्च 1784 में, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि जब होती तो ऑलमोस्ट यहां पर जो सुल्तान है, जो कौन, टीपू सुल्तान, यहां पे लगभग जीतने ही वाला होता है। अंग्रेजों को बैंड तो बजाया ही, और ज्यादा से बैंड बजाने वाला था। तो अंग्रेज ने कहा कि बस और हमारा बैंड मत बजाओ, हम दोनों मिलकर के संधि करते हैं। तो संधि, मंगलोर की संधि हुई कब हुई, 1784 में। तो इसमें यह कहा कि भैया जो भी एक दूसरे ने एक दूसरे को जो जमीन जीता है तो एक दूसरे को वापस कर दो। तो वापस कर दिया। और इसमें यह भी बात हुई कि भैया अंग्रेजों से कहा, क्योंकि यहां पर युद्ध में जब भी संधि होती थी, ट्रीटी होती थी, जो ज्यादा भारी पल्ला जिसका भारी होता था उसकी बात ज्यादा मानी जाती थी। तो टीपू ने कहा कि तुम हमारे साथ युद्ध नहीं करोगे, युद्ध में अगर मेरा साथ, टीपू ने कहा कि अगर मेरा किसी पड़ोसी राज्य के साथ अगर मेरी झगड़ा होती है तो तुम मेरी मदद करोगे, और अंग्रेज और मैसूर बिल्कुल शांति बना के रखेगा, झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन इन सबको अंग्रेज कुत्ते कदम सीधे होने वाले तो थे नहीं, इन लोगों ने इस बात की पालन नहीं किया। अब बात आ जाती है तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1790 से लेकर के 92 के बीच में होता है। तो बात शुरुआत हो जाती है कब, 1788 में। 1788 में होता क्या है, अंग्रेजों ने निजाम
को टीपू के खिलाफ उकसाया। सो निजाम स्टैंड अगेंस्ट टीपू बाय ब्रिटिश। उसने कहा कि यह काम करो निजाम, तुम ना किस पे अटैक कर दो, मैसूर पर कर दो। वो बोला कि भैया हम तो करेंगे नहीं। उसे बहुत सारा लालच दिया कि हम तुम्हें जब मैसूर पे जब हम कब्जा कर लेंगे हम तुम्हें बहुत सारे दौलत देंगे, ये देंगे वो देंगे। और यह निजाम तो था ही दल बदलू। उसने कहा ठीक है। इस बात के जब पता चला कि अंग्रेजों ने निजाम को टीपू के खिलाफ मतलब खड़ा कर रहा, लड़ने के लिए उकसा रहा, तो जब इस बात टीपू को पता चला तो टीपू ने क्या समझा कि भैया मंगलोर की जो संधि थी उसका वायलेशन हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि ना तो हम एक दूसरे के लिए अंग्रेज और मैसूर शांत बना के रखेगा, और हमारी जब किसी पड़ोसी राज्य के लिए झगड़ा होगा तुम मेरी मदद करोगे। उल्टा ये पड़ोसी को उकसा ही रहा कि चलो चलो तुम क्या करो, इनडायरेक्टली इस पे श्रीरंगपट्टनम पर या फिर मैसूर पर आक्रमण करो। तो 1700 बात आ जाती है 89 में। 89 में क्या होता है, टीपू ने त्रावणकोर पर कब्जा कर लेता है। जब त्रावणकोर इतना इंपॉर्टेंट था इसके लिए क्योंकि जितनी काली मिर्च है, ब्लैक पेपर है, ये सिर्फ अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ इसी जगह से ही मिलती थी। जब यहां पर कब्जा कर ले तो अंग्रेजों को और मिर्ची लग गई कि टीपू ने ऐसा कर दिया कल का लौंडा। तो इसने कहा कि तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इस बात को बेस बनाया कि त्रावणकोर जो हमारी जगह है, टीपू ने क्या कर लिया, वहां पर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज ने फिर से निजाम और मराठा के साथ संधि कर ली कि भैया तुम हमारे साथ दो, क्योंकि ये जो मराठा और निजाम बड़े निकम्मे किस्म के थे। बाद में मराठा पहले तो बड़े मजबूत था, बाद में निकम्मा किस्म के आ गए, ये भी निकम्मा थे। ये टीपू सुल्तान जब आगे बढ़ रहा था, जब मैसूर आगे बढ़ रहा था, तो इन दोनों को बड़ी मिर्ची लग रही थी कि कल का लोंडा आया है, आज ये आगे बढ़ेगा, हम लोग इतने सालों से राज कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इन लोगों को मिर्ची लगी रही थी कि ऊपर से मिर्ची मसाला, और अंग्रेजों ने कर दिया कि एक काम करो तुम हमारे साथ दो भैया, जो भी जीतेंगे हम लोग आपस में बांट लेंगे। ये दोनों जो थे इन लोग तैयार हो गए। तो आंग्ल मैसूर युद्ध की जो मेन जो बात थी, अब शुरुआत इसी से हो गई 1789 से। तो तृतीय आंग्लो मैसूर वॉर जो है 3 फेज में होता है। तो आंग्लो मैसूर युद्ध या फिर एंग्लो मैसूर वॉर जो है 3 फेज में होता है, 3 चरणों में होता है। पहला फेज की अगर मैं बात करूं तो ये जनरल मीडो था। जनरल मीडो ने क्या किया, देखिए जबकि यहां पे निजाम और मराठा अंग्रेजों के साथ हो गए, टीपू यहां पर अकेला पड़ गया, फिर भी टीपू ने जनरल मीडोस को हरा देता है। टीपू यहां पे 1790 में ये जीत जाता है, मीडो हार जाता है। तो जैसे ही इस बात का पता चल जाता है किसको, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस क्या रहता है इस टाइम पे, भारत का गवर्नर रहता है। एक सवाल आपका यहां पर भी ये भी बन जाता है कि जिस टाइम पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था तो उस टाइम का भारत का गवर्नर कौन था, तो कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि टीपू के साथ लड़ाई करने का शुरुआत कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों का अच्छा खासा बैंड बजा रहा था। एक हिसाब से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर जीत चुके थे। इसकी सीमा जो अंग्रेजों की चरम सीमा पे थी, लेकिन उसको जो लोगों ने जो अपनी इमेज बनाए थे अंग्रेजों ने, उसको यहां पर अच्छा खासा धो रहा था। तो कॉर्नवालिस आ गए। कॉर्नवालिस जैसे ही आते हैं तो कॉर्नवालिस वेल्लोर और अंबूर पर कब्जा कर लेता है 1791 के शुरुआत में। तो ये अंग्रेज इसका किसका रहता है, ये टीपू का रहता है। कौन सी जगह, वेल्लोर और अंबूर। तो फिर ये भी शांत बैठने वाले कहां थे, कौन, मैसूर का टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का जो शेर था वो कहां बैठने वाला था। तो उसने क्या किया कि कोयम्बटूर पर भी कब्जा कर लिया टीपू ने, क्योंकि ये जो जगह थी किसकी, अंग्रेजों की थी। तो कॉर्नवालिस ने कहा कि अरे बाबा ये तो हमें भी धो रहा है, मीडो को तो इसने यहां पर धोया ही, बाद में कॉर्नवालिस, तो ये तो मुझे भी धो रहा है। कॉर्नवालिस ने कहा कि चलो भैया ये तो हम तो अकेले इस टाइगर से तो लड़ नहीं पाएंगे। तो ये कॉर्नवालिस ने क्या किया, मीडो का हेल्प मांगा। मीडो भी आ गए, स्टुअर्ट भी आ गए, मैक्सवेल भी आ गए, हंटर भी आ गए। इन सारे है ना कुत्तों को फौज आ गया शेर को हराने के लिए। तो फिर बाद में क्या हो जाता है, तो इस बात को आपको याद रखना है। इन लोग तो आ गए, तो मुझे एक ना इस बात का शेर याद आ गया कि ये शेर यहां पर फिट ये होता है कि जो जख्म दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत क्या करें, जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों से शिकायत कौन करे। तो मतलब यहां पर कांटा तो अंग्रेज था, लेकिन अपना जो लोग था यहां पर निजाम और कौन था,
मराठा था, इनके साथ नहीं दिया, तो यहां पर जो टीपू है बिल्कुल अकेला पड़ जाते हैं। भारत का कोई भी शासक उसकी मदद नहीं करता है और यहां पर ये क्या करते हैं, टीपू आत्मसमर्पण या फिर सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये स्वाभिमानी था, बहुत इसकी इज्जत थी, जबरदस्ती इस पर क्या किया, इसको समर्पण करना पड़ा। और इसका फाइनली रिजल्ट ये आया कि मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ये संधि जो है सबसे बड़ा अपमानजनक टीपू के लिए था। तो यह आधे से ज्यादा क्षेत्र जो जगह थी, हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ टेकन ओवर, मतलब आज जितनी सुल्तान की जगह थी मतलब टीपू की, तो वो आधे से ज्यादा छीन लिए गए। वो छीनी हुई जगह, आधे जगह पर अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों आपस में बांट लिया। इस बात को आपको याद रखना है। और 3 करोड़ का जुर्माना एज अ पेनल्टी के तौर पर, कंपनसेशन के तौर पर लगाया गया। किस पर, टीपू पर। तो तभी उसने 1.5 करोड़ रुपए कैश तो दे दिए थे, लेकिन उसके पास उतने पैसे 1.5 करोड़ नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1.5 करोड़ के बदले में उसके 2 बेटों को बंदी एज अ प्रिजनर कैदी बनाकर लेकर के चला गया। फिर बाद में जब टीपू 1.5 करोड़ रुपए अदा करता है, तभी इन दोनों बेटों को उसको छोड़ दिया जाता है। अब हम लोग आखिरी चौथे जो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध है उसको देखते हैं, चौथे को। अब हम लोग देख लेते हैं चौथे जो आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध या फिर फोर्थ आंग्लो मैसूर वॉर, जो कि मार्च 1799 से लेकर के मई 1799 तक ही हुआ था। यह कुछ ही महीने तक ये सिलसिला चला। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। बात है 1792 में, जैसे मैंने बताया कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ये टीपू के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक संधि रहा। तो और 1792 से लेकर के 1799 के बीच तक क्षतिपूर्ति पूरा करने के प्रयास, रिकूप देयर लॉसेस, मतलब अंग्रेज और टीपू सुल्तान दोनों ने जो अपनी जो लॉसेस हुई थी, जो क्षति जो हुई थी, उसको पूरा करने के लिए दोनों ने कोशिश किया। इस कोशिश करने के क्रम में हुआ क्या कि जैसे कि बेटों को बंदी से आजाद करना, बंदी वो वाला बंदी नहीं जो आप समझे, बंदी मींस दैट की, ये बंदी यहां पर है कि कैद से आजाद कराया गया। तो जैसे ही श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी, उसके तहत क्या हुआ था कि उसके बेटों को बंदी बना लिया गया था। तो फ्री फ्रॉम हॉस्टेज ऑफ सन्स, वो दोनों अपने बेटों को टीपू सुल्तान अंग्रेजों से आजाद करा लेता है, जो कि बाकी 1.5 करोड़ रुपए जो बचा हुआ था उसको अदा किया, तब उसको छोड़ा। अब बात क्या होती 1796 में। 1796 में बात यह होता कि वाडियार वंश की जो मृत्यु होती है, शासक सॉरी, मतलब वाडियार वंशज का जो लास्ट जो रूलर रहता है, तो वो थोड़े बहुत, हालांकि इन लोग उतना पावरफुल नहीं रहते हैं, फिर भी तो वाडियार वंश का तो था ही। जब 1796 जब इसकी मृत्यु हो जाती है वाडियार शासक की, तो उस टाइम पर टीपू क्या करता है, अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। याद रखिएगा। तो एक सवाल यहां पर भी आ गया कि टीपू ने अपने आप को सुल्तान कब घोषित किया? वो किया 1796 में, जब वाडियार शासक की मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसके लिए बहुत, अब अपने आप को सुल्तान तो जरूर किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा मुसीबत में पहले से थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उस पर श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत बहुत उसको मतलब क्या किया था, उसको बेइज्जती हुई थी उनकी, टीपू की। अब आगे बढ़ते हैं। बात है 1798 में भारत का गवर्नर बनता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो भारत का बनता है गवर्नर। ये गवर्नर जब बनता है तो उसने क्या किया, टीपू और फ्रांस की मित्रता को देख करके उसको बहुत जलन सी मिर्ची लगने लगी। किसको? अंग्रेजों को, मतलब वेलेस्ली को। जब देखा कि ये ये जो फ्रांस लोग हैं और ये टीपू आपस में बहुत मित्रता है, उन लोग की दोस्ती बहुत अच्छी गाढ़ी है, तो ये जब इसकी जब दोस्ती जितनी मजबूत थी उतनी ही वेलेस्ली को मिर्ची लगने लगी। तो उसने क्या किया कि इन दोनों को अलग करने के लिए एक संधि चलाई, जिसको बोलते हैं सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। वो 1798 में चलाया। सब्सिडियरी अलायंस या फिर सहायक संधि क्या है, जरा समझिए। उसने क्या किया कि आसपास के जितने भी जो छोटे छोटे राज्य के जो राजा लोग थे, उसने यह वेलेस्ली ने कहा कि एक काम करो, आप ना एक एग्जांपल से समझो, बेहतर समझ में आ गया। जैसे कि एक गांव है, एक गांव के अंदर में खुद की एक अपनी मिलिट्री है, सेना है, बिल्कुल रख रखाव कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे गांव था। तो एक लोग आता है, ये कहता कि भैया ये काम करो, आप ना मिलिट्री मत रखो, आप अपना सेना मत रखो, मैं अपना सेना आपके यहां रखूंगा, आपकी हिफाजत करूंगा
और आप हमें साल में कुछ इसके बदले में पैसे देना, ताकि कि आपसे कोई भी लड़ाई करे तो हमारी सेना आपके बदले में लड़ा। तो यही कहा अंग्रेजों ने कि भैया जितने आसपास की जितने भी क्षेत्र था, उसने ये कहा कि भैया आप अपना सेना मत रखो, सेना हम अपना अंग्रेजों का सेना रखेंगे, कमांडर हमारी होगी, और जो भी होगा साल में आप मुझे कुछ पैसे इसके बदले में दे देना। तो ये बात कही गई, एक बात अलग थी। लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ यह बात था कि अंग्रेजों को सेना में खर्चे ज्यादा हो रहा था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि देखो ये अंग्रेजों इंडियंस है, कभी जैसे टिप्पू सुल्तान लोग शेर जब बाहर आ जाते हैं तो अंग्रेजों के पसीने छूट जाते हैं, इन सब पर काबू पाने के लिए इसने अलायंस संधि क्या किया, उसने सहायक संधि या फिर सब्सिडियरी अलायंस अप्लाई कर दिया, सब पे लागू कर दिया। तो उसमें सबसे पहले जो लागू करने वाले या फिर सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला कौन था? निजाम था, हैदराबाद का निजाम था, है ना। दरअसल अंग्रेजों को इसमें एक मंशा था कि इसको सब्सिडियरी या फिर सहायक संधि लाने का यह था कि फ्री ऑफ कॉस्ट में अंग्रेजों का सेना बड़ा हो जाएगा, है ना। बात तो बात अलग थी, उसकी जो सेना बड़ी हो जाएगी, उसको पैसे कम खर्च होंगे। और इसमें यह बात भी कही गई थी कि अगर किसी भी राजा को अगर अलायंस संधि को अगर एक्सेप्ट कर लेता है, सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लेता, अगर किसी के साथ लड़ाई करनी है सबसे पहले अंग्रेजों को पूछेगा। अंग्रेज के बिना, अंग्रेजों के सहमति के बिना कोई भी राजा लड़ाई नहीं कर सकता जो इन संधियों को एक्सेप्ट किया था। आ रही ना बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्या कि सहायक संधि जो है ना टिप्पू पर भी लागू करने के लिए सोचा, लेकिन टिप्पू सुल्तान तो बड़े चालाक, उसने कहा कि भैया हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले किसने किया? निजाम उसने सोचा कि यार निजाम तो कर ले, और भी तो कोई बेवकूफ चाहिए हमें करने के लिए, ताकि कि काउंटर करना है टीपू को। तो उसने क्या किया, मराठों को कहा कि भैया तुम भी कर लो। तो मराठा बोला कि हम सहायक संधि को भैया स्वीकार नहीं करेंगे। उसने बोले कि धुर बुर्बक तुम्हें करना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले कि हम तुम्हें कुछ आधा से ज्यादा प्रॉपर्टी सुल्तान का, टीपू सुल्तान पे जब हम जीत लेंगे तो आधा से ज्यादा प्रॉपर्टी हम तुम्हें ही दे देंगे। इस खुशी के मारे जितने मराठा निकम्मे लोग थे, बाद में मराठा बाद में निकम्मा होता है ना, जैसे ये निजाम लंपट नहीं था वैसे ही इन लोग क्या करता है, निकम्मा बनता है। इसने उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर बाद में यह होता है कि 17 मार्च से लेकर के 17 मार्च 1799 से लेकर के 4 मई 1799 तक ये चौथे जो है एंग्लो मैसूर वॉर चलता है। इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है। टीपू की मृत्यु के बाद जितने भी जो संपत्ति होता है टीपू का, तो उसमें अंग्रेज और निजाम आपस में बांट लेते हैं। कुछ बात कही थी, दी गई थी मराठों को भी जो लालच दिया गया था ताकि कि सहायक संधि को स्वीकार किया है, लेकिन अंग्रेज इसको नहीं देते हैं। नहीं देगा तो ये क्या कर लेगा उसका? अरे बस समझ में। यहां पर टीपू की मृत्यु हो जाती है और इस क्रम में जहां पर वेलेस्ली जो कि मैसूर पर जब अपना इतना ज्यादा प्रभाव, एक पॉजिटिव इंपैक्ट जब देखने को मिला, तो इन सब को देखते हुए वेलेस्ली को एक टाइटल मिला था जिसको बोलते हैं मार्क्विस। यह मार्क्विस जो है एक टाइटल वेलेस्ली को मिला था जब उसने मैसूर पर अपना कब्जा दिखा दिया था। सो गाइज, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं, और इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए आप हमें वो भी बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच।